नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको अलग अलग शख्सियतों के साथ में मुलाकात कराते हैं, सवालों का दौर चलाते हैं और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीनियर मोस्ट लीडर और मध्य प्रदेश में इन दिनों लोक निर्माण विभाग का मंत्रालय संभाल रहे गोपाल भार्गव साहब। भार्गव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। न्यूज़ 24 के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपके लिए भी धन्यवाद। आप 2003 से लेकर अभी तक का दौर केवल 15 महीने के कार्यकाल छोड़ दें तो भाजपा इन 15 महीनों में ही नहीं रही थी, लेकिन रेहली विधानसभा क्षेत्र 2003 से लगातार अभी तक सर्वोच्च पद पर रहा है, चाहे सरकार में हो या फिर विपक्ष में। आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई है आपने। तो इतना लंबा अभेद किला आपने रेहली को बनाया और बीते दिनों आपने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, मेला ये चलता रहना चाहिए। भावुक अंदाज में जो आपने कहा है, केवल रेहली नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक चर्चा शुरू हो गई है कि भार्गव साहब आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, उसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। एक मन का भाव होता है, जो हमारी थाती है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारा इतिहास है, इस पर सभी को गौरव होता है, गर्व होता है। मेरा सोचना ये होता है कि कोई परंपरा यदि हमारी है, हम परंपराओं के लिए जीते हैं, परंपराओं पे चलते हैं, परंपराओं को पालते हैं, पोसते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। आज से नहीं, आदिकाल से परंपरा ही हमारी व्यवस्था बनाए हुए हैं। यदि परंपराएं ख़त्म हो जाएंगी तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारा मानवीय जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, एक प्रकार से नरक बन जाएगा। जिन पुराने लोगों ने परंपराएं स्थापित की, उन परंपराओं को जीवित रखना। और यदि मान लो कोई परंपराएं ऐसी भी होती हैं कि जो अव्यवहारिक होती है तो उन पर नहीं चलना, लेकिन अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी कर्मभूमि के लिए, अपने जहाँ लोग हमें या चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो वहाँ की वो धरोहर जो है, वो जो इतिहास है, वो लगातार बना रहे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आए। देखिए, सभी लोग जानते हैं, हम और आप सभी जानते हैं, कोई ज़िंदगी सैकड़ों साल की नहीं होती। अभी मैं लगभग 70 वर्ष पूरा करने वाला हूँ, 70वें वर्ष में आ जाऊँगा। अब मुझे लगता है कि 5 साल 10 साल और भी मेरा जो जितना चल रहा है इंतक या शारीरिक जीवन जो है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो परंपरा 214 साल से चल रही हमारे गलाकोटा नगर में, उस परंपरा के लिए हमें मेरे बाद में जीवित रखना है। तो मैंने अपनी आम सभा में यही कहा था उस दिन। सिंधिया जी थे और भी हमारे वरिष्ठ मंत्री थे, सभी लोग थे, उनके सामने मैंने ये कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, ये परंपरा चलती रहना चाहिए। उसके पीछे तात्पर्य यही था कि आदमी तो चलायमान नाशवान प्रकृति है, लेकिन परंपरा जो है वो शाश्वत है। चाहे हमारी रामायण हो, रामचरितमानस हो, गीता हो, हमारे पुराण हो, वेद हों, सारी चीज़ें ये हमारी शाश्वत हैं। तो इसी तरह से हमारा जो स्थानीय इतिहास होता है, वह भी एक प्रकार से हमारी क्षेत्रीय धरोहर है। हमारे बुंदेलखंड में, मुझे बुंदेलखंड की धरती से बड़ा स्नेह प्रेम है, भले ही मैं मध्य प्रदेश का मंत्री हूँ। इसलिए भी स्नेह है क्योंकि अपनी अपनी संस्कृति से सभी को लगाव होता है। लोगों ने ये समझा बुंदेलखंड का तो अपना इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, हर दौर में बुंदेलखंड की उल्लेखनीय कहानियाँ हम सुनते हैं, किस्से हैं अलग अलग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गोपाल भार्गव ने शुरू की हैं। रेहली गड़ाकोटा इलाके में, सागर में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई मैदान तो इसीलिए मशहूर हो गए क्योंकि वहाँ पर सामूहिक विवाह हो जाते हैं। वो परंपरा आपने शुरू कराई थी। तीर्थ, लोगों को तीर्थ ले जाना जैसी परंपराएं आपने शुरू कराई थी। भोपाल में आकर इलाज कराना जैसी परंपराएं आपने शुरू कराई थी। तो ये परंपराएं वो है जो बुंदेलखंड की या रेहली गड़ाकोटा विधानसभा क्षेत्र की नई परंपराएं कही जाती हैं। सागर के वे लोग आते हैं आपके यहाँ पे। तो सोचना ये जाने लगा
कि कहीं गोपाल भार्गव ये ना कह रहे हों कि ये जो परंपराएं भी बुंदेलखंड की संस्कृति में शामिल हो गई हैं ये बंद ना हो, और शायद आप पूर्ण विराम लगा रहे हैं। ये चर्चाएं हो रही हैं बुंदेलखंड में, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा नहीं, हूं। ये भी है, आपके जुड़ी हुई बात, बहुत अच्छी बात आपने कही इसमें। देखिए क्या है, राजनीति तो सभी लोग करते हैं, और देश में तो आजकल कोई आवश्यकता नहीं है जेल जाने की, आंदोलन करने की, लाठी खाने की, प्रकरण झेलने की। कोई लोग मैंने देखा नहीं इस समय देश में कहीं कुछ ऐसा कहीं चल रहा हो। मैं तो जेपी मूवमेंट से 1974 से, जब मैं सागर विश्वविद्यालय में छात्र था, उस समय से मैं लगातार आंदोलनों से, संघर्षों से, जेल से, प्रकरणों से, झूठे प्रकरण, सही पे जो कुछ भी है, मैं लगातार जूझता रहा। लंबे समय जेल में भी रहा, कई बार रहा। तो क्या होता है, संघर्ष से जो चीज़ निकलती है और जो व्यक्ति निकलता है उसका सोच अलग होता है। कर्जदार नहीं हो परिवार, हार्ट का ऑपरेशन है, किडनी का, कैंसर का, महिलाओं के प्रदर के रोग हैं, बच्चादानी वगैरह के सब, तो इनके इलाज के लिए मैंने यहीं पर अपना 100 सीटर, यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं बंगले पे 100 पलंग का मेरे पास में 3 हॉल हैं, तीनों हॉल में 100 पलंग हैं, टीवी लगी हुई है, कूलर लगे हुए हैं, पंखे सब लगे हुए हैं, खाने की व्यवस्था है यहीं पे सब कुछ। तो यहाँ पर आप परिवार के साथ आइए। और मैं अपने क्षेत्र से 2 एम्बुलेंस लगातार इसके लिए चलाता हूँ, जो भी बीमार होगा वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ आज मुझे कहने में संकोच नहीं, उतनी श्रेष्ठ, उतनी बड़ी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है जितनी चिकित्सा व्यवस्था एक बड़े रोग के लिए होना चाहिए। आपने ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है कि सागर के लोगों के लिए अगर भोपाल में कोई घर है तो वो गोपाल भार्गव जी का बंगला है। पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ पर मदद मांगते हैं, बीमार आ रहे हैं तो यहाँ पर, तो ये घर बना दिया आपने भोपाल। इसलिए भी कि इतना बड़ा बंगला सरकार ने दिया। अब हमारी सरकार है, ठीक है, इतना बड़ा बंगला मिला जिसमें 10-15 कमरे होंगे कुल मिला के, सारे तरह से खाली पड़े रहते। मेरे परिवार का कोई आदमी यहाँ पर आता नहीं, रहता नहीं है, मेरी पत्नी भी नहीं रहती हैं, बच्चे भी नहीं रहते, कोई नहीं रहता। छोटा सा 3-4 लोगों का घर है, परिवार है, तो सब लोग गांव पर रहते हैं। मैं यही शासकीय कामों के लिए आता हूँ या कैबिनेट के लिए, दूसरे कामों के लिए। तो जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि खाली सूना सूना सा। तो मैंने लोगों से कहा कि यहाँ कोई ज़रूरी हो, किसी को इम्तहान देना बच्चे के लिए, किसी को कोचिंग करना है, किसी के लिए बीमार का, तो मैंने बताई। तो कोई भी और भी ज़रूरी काम, यदि आपका कोई वो शासकीय काम हो तो काम भी करा देंगे, आप यहीं रहें, यहीं भोजन करें। ये कमरे जो हैं ये खाली पड़े हुए हैं, इनमें बिस्तर इस्तर सारी चीज़ें हैं, टीवी भी लगे हुए हैं कमरों में। देखें, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा स्वयं का कुछ नहीं है, सब पार्टी का है, हमारी सरकार का है हमारी, और जनता का है। सबसे बड़ी बात तो ये जनता का दिया हुआ है, तो उसी जनता के लिए समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो यही तो बात है सर, जब आप इसके बाद में इतनी सारी व्यवस्थाएं बना देते हैं, इतनी नई परंपराएं गठित कर देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं मैं रहूं या ना रहूं, तो लोगों को डर लगता है कि गोपाल भार्गव जी कहीं रिटायरमेंट तो नहीं प्लान कर रहे। रिटायरमेंट नहीं, देखो राजनीति तो चलायमान है, गतिशील है, और आदमी का जीवन भी सीमित है। 1000 साल तक कोई की ज़िंदगी नहीं होती। जीवन का भी कोई भरोसा नहीं, उसी तरह से राजनीति का भी कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए हमेशा मैं लोगों से कहता हूं कि मैं जब तक रहूंगा तब तक तो मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूं। शायद इसी विश्वास के कारण लोग 40 साल से मुझे विधायक और मंत्री बना रहे, पार्टी बना रही। और मैं मान के चलता हूं कि जो ये हम करते हैं ये सिर्फ वोट के लिए नहीं करते। आजकल वोट के लिए ही बहुत से काम किए जाते हैं, लेकिन मैं एक भी काम ऐसा नहीं करता हूं जो वोट के लिए करूं। आज भी यदि किसी गरीब की शादी होगी, मालूम करते किए रहता हूं। गरीब की शादी होगी जो निमंत्रण पत्र शादी का नहीं छपवा पाते, लेकिन मेरे संपर्क ऐसे हर गांव में है कि वो बता देते हैं कि आज फलाने हरिजन के यहाँ शादी है। अहिरवार समाज हुआ, धानक समाज हुआ, या फिर हमारे जो और भी जो गरीब तबके हैं, आदिवासी समाज हुआ, शादी है इसमें। तो मुझे निमंत्रण कुछ नहीं, ना मेरे मन में ईगो है ना कुछ है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट और कुछ राशि
जो कन्या के उपयोग की होती है, मैं अपने आदमी के माध्यम से, जैसे ही फ़ोन आता है कि आज उसके बेटे की बिटिया की शादी है, तो मैं अपने वाहन से उसको पहुंचाता हूं। अभी भी ये कार्यक्रम कल परसों भी चला, लगातार चला। ये नवाचार है, अपने आप में एक नवाचार है कि एक आदमी जो कार्ड नहीं छपवा सकता। मैंने ये भी कहा परिचय थे कि पीले चावल रख दिया करो आप, चलिए, और नाम लिखा दिया करो, तो आदमी जाएगा, हमारा आदमी आएगा, समय होगा तो मैं भी जाऊंगा। तो क्या होता है कि जब एक क्षेत्र होता है पूरा, उसके साथ भावनात्मक लगाव जब होता है तो वो परिवार बन जाता है, बिल्कुल सगा परिवार जैसा। बिटिया होगी, लड़का होगा, अपन लगेगा कि हमारे ही है, लेकिन उसके लिए भावना चाहिए। इतनी भावनाएं इतनी जुड़ी हुई हैं, तो फिर आप इलेक्शन के कैंपेन क्यों नहीं करते हैं? चुनाव प्रचार के दौरान नहीं जाते हैं आप कभी अपने विधानसभा क्षेत्र में? ये बात सही है कि पिछले 2 चुनाव से मैं प्रचार के लिए लगभग नहीं जा रहा। मेरा सोचना यह है कि एक बात देखें तो लोग कितने समझदार हैं। हालांकि मैं जो ही काम करता हूँ 5 साल वोट के लिए नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी उसके पीछे अंतर्निहित होती है कि आदमी कितना, मैं मान के चलता हूँ कि एहसानमंद हो सकता है किसी बात के प्रति। मसलन किसी का मैंने इलाज कराया, और जब हम कभी निकलते हैं तो वो कहता भैया आपने हमारी जान बचा ली। अभी कोविड पीरियड में हमने कम से कम, कुछ नहीं होगा तो 4-5 लोगों की मदद की। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मैंने मंगाए थे, फेविफ्लू की टैबलेट जो हैं जो नहीं मिल रही थी वो भी मंगाई। रेमडेसिविर अभी मेरे पास में रखे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, जो अब धीरे धीरे उनकी तारीख भी निकल रही है। जिसको चाहिए हो ले जाए, मेरे यहाँ से मुफ्त में ले जाए, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए यदि आवश्यक हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को आमंत्रित करता हूँ, 100, 200, 300 जितने भी चाहिए हो, रेमडेसिविर मेरे पास से ले जाए, मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। तो कंसंट्रेटर रखे हुए हैं, सिलेंडर रखे हुए हैं, क्योंकि तीसरी वेव की आशंका थी, बच्चों के लिए आशंका थी, तो मैंने तमाम बना के रखते। तो क्या होता है जब हम लोगों की मदद करते, जान बचाते हैं, और लोग जब सिलेंडर लिए, कंसंट्रेटर लिए, वो भागते हैं कि हमको कहीं से ऑक्सीजन की मिल जाए, व्यवस्था हो जाए। एक इंजेक्शन के लिए ब्लैक में 50-50 हज़ार रुपया लग जाता है। तो जब हम मदद करते हैं तो हम एक देखना भी चाहते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, असेसमेंट भी करना चाहते हैं। तो असेसमेंट करने के लिए मैं मान के चलता हूं कि चुनाव से बेहतर, क्योंकि कहते नहीं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपातकाल परख ये चारी। तो धीरज धर्म मित्र, मित्र कौन होता है? मित्र आपका प्रतिनिधि होता है। तो प्रतिनिधि होता है जब मित्र, तो फिर आपकी आपत्ति काल में, आपातकाल में भी वो आपके काम आता है। तो जैसा रामचरितमानस में कहा गया है, इसी को मैं साकार करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, देखिए आप इतने काम करते हैं, और मैंने तो ये देखा कि जब 2008-2013 के इलेक्शन में जब घूमे थे, तो देवरी विधानसभा क्षेत्र में ये मांग उठ रही थी कि गोपाल भार्गव को हमारे यहाँ से लड़ाओ, रहली नहीं, देवरी से भी आ जाइए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। आपका डीएनए ही आपके बेटे में आया है, लेकिन पार्टी की नीति आ गई है कि अब वो नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो क्या जो चुनावी राजनीति में उत्साह के साथ में सक्रिय अभिषेक भार्गव, निराशा मन में आती होगी, और ऐसे में आप पर क्या गुजरती है अभी? देखिए, मेरा जहाँ तक स्वयं का मत है, काम करने के लिए और नाम करने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि आपके पास पद हो। हिंदुस्तान में बहुत से राजनीतिक लोग ऐसे रहे हैं जिनके पास बहुत बड़े पद नहीं रहे। जैसे तो हम अच्छा काम करके, सोशल वर्क करके या पार्टी का काम करके अपना नाम कर सकते हैं। और पार्टी के ऐसे हमारे कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च पदों पर, संगठन के पदों पर, जो कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आज उनकी हैसियत जो है वो किसी भी बड़े नेता से कम नहीं है। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि पार्टी जिसको भी चाहेगी उचित होगी, मुझे, बेटे को या फिर अन्य किसी को, जिसको भी चाहेगी उसको चुनाव लड़ाएगी। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 40 वर्षों तक लोगों की सेवा की, मदद की, निष्प्रय भाव से, निष्कपट निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से की। तो पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हर चीज़ का असेसमेंट करती है। मेरा बेटा भी मेरे मंत्री बनने के बाद से, 2003 के बाद से, क्योंकि मैं लगभग जब शुरुआत का मंत्रिमंडल बना, कम मंत्री थे, 10-12 मंत्री थे हम लोग, और
मेरे पास में 5 जिलों का प्रभार था और 6 या 7 विभाग थे। उन विभागों में कई निगम, मंडल, आयोग कई प्रकार के थे। इस तरह से करीब प्रभार के जिलों का, फिर विभागों का, फिर कॉर्पोरेशन वगैरह का, जैसे एपेक्स का चेयरमैन भी था, मंडी बोर्ड का भी चेयरमैन था, एग्रो का भी चेयरमैन था, स्वीट कॉर्पोरेशन का भी चेयरमैन था। मैंने कुछ नई संस्थाएं बनाई थी, स्वीट फेडरेशन ही बनाई थी कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहते हुए। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी। इतना ज़्यादा काम बढ़ गया मेरे पर। लेकिन इस सब के बावजूद ही मैंने एक इतिहास बनाया भारतीय जनता पार्टी को। कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था, मैंने किया। तो मैं इतना कहता हूँ कि काम करने का यदि अवसर मिले तो हम पार्टी का जनाधार ही बढ़ा सकते, काम भी कर सकते हैं। तो 40 वर्षों तक काम करने का जो इतिहास रहा है, इस इतिहास के आधार पर और अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो संस्थापन में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी टूट के, तब से लेके आज की तारीख तक मैं भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से, कई लोगों के बारे में अलग अलग बातें चलती हैं, मेरे बारे में कभी कोई आदमी नहीं कह सकता। मेरी निष्ठा में, मेरी समर्पण में, और पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी, चाहे उपचुनाव में दी, चाहे कहीं दी, तो उसके बारे में कहीं कोई कमजोरी रही हो, मैंने परिणाम दिए हैं बगैर किसी भाव के, बगैर किसी लोभ लालच के, पद लिप्सा के मैंने भाव दिए हैं। पार्टी की आप रीढ़ हैं और रीति नीतियों से मालूम है। आप नेता प्रतिपक्ष थे, तो कोई आभास नहीं हुआ था, और 4-6 महीने करीब हुआ होगा जब कांग्रेस की सरकार चली रही थी। आपने झाबुआ के मंच से अचानक ऐलान कर दिया कि जिस दिन हमारे नेता चाहेंगे उस दिन हमारी सरकार दोबारा बन जाएगी। ये कोई प्री प्लानिंग तो चली रही थी जो नहीं, ये झाबुआ के मंच से नहीं कहा था, मैंने हाउस में कहा था। क्या हुआ कि मेरे 2 विधायकों को कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पटाया और डिवीजन हो रहा था, और ऐसे मुद्दे पर डिवीजन हो रहा था जिसको मांगे नहीं था। मैंने खड़े होके कभी ये नहीं कहा लीडर अपोजिशन के तौर पे कि ये बिल जो आया है इस पर हमें मतदान चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन एक निर्दलीय विधायक ने खड़े होकर कह दिया डिवीजन डिवीजन डिवीजन, और डिवीजन मान लिया। तो मैंने कहा डिवीजन हो क्यों रहा है, जब हम सहमत हैं आपके बिल से, आप सहमत हैं, क्यों हो रहा है? तो पता चला कि हमारे 2 विधायक उस तरफ बैठे हुए थे और उनको साथ में गिनना था। तो 2 विधायकों के लिए बताना था। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो ये कर रहे हैं चालाकी, ये उचित नहीं है राजनीति में। मुख्यमंत्री से तत्कालीन कमलनाथ जी से भी कहा था और लोगों से, या क्या आवश्यकता थी डिवीजन करवाने की? आप ये बताना चाहते कि हमने आपके 2 विधायक तोड़ दिए। तो मैंने उस समय कहा था कि आप बहुत गलती कर रहे हैं, यदि हमारे ऊपर के नेता कहेंगे तो फिर मैंने कहा 24 घंटे भी नहीं लगेंगे आपकी सरकार रहती हुई। ये बात वैसा ही जैसा आपने कहा हुआ होता भाई, ये तो ये कहा जाता है कि मैंने कहा था, मैं उस दिन मैंने कहा खेल आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। तो वैसा हुआ है। राजनीति है, राजनीति में साम दाम दंड भेद, हर तरह की नीतियां चाणक्य कह गए, ऐसा किया जाना चाहिए। ये वो दौर में आपको मंत्रालय मिला जब बहुत मुसीबत मध्य प्रदेश पर थी, आर्थिक गतिविधियां ठप हो रही थी। फिर आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपने संभाली। 1 साल तो वैसा गया जिसमें सड़कें बिल्कुल नहीं बन पाई हैं, नई सड़कों की ज़रूरत है, और अभी भी कोई आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं जिसमें कि नया काम शुरू किया जा सके। तो ये वो वक्त है जब आपके डिपार्टमेंट से उम्मीदें बहुत हैं लेकिन ख़जाना खाली है। देखिए, मेरे विभाग का जहाँ तक प्रश्न है, पर्याप्त राशि, मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया, फाइनेंस ने भी मेरी बात को स्वीकार किया, और आज की तारीख में हम बेहतर स्थिति में हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस साल हमें ज़्यादा आवंटन प्राप्त हुआ है, आप देख लें, रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि जो हमें बजट प्राप्त हुआ था, एक ही विभाग ऐसा है जिसने 100% अपने बजट का उपयोग किया। हर तिमाही में जो हमें टारगेट दिया जाता वो टारगेट हमने पूरा किया, और गत वर्ष में हमने ईयर एंड तक सारा का सारा बजट जो है उसके लिए उपयोग किया। इसके लिए सारे लोगों को, मैं अपने विभाग के अधिकारियों के सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमने एक बड़ा अचीवमेंट, मैं चूँकि सरकार मंत्री हूँ इसलिए अन्य विभागों के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना है कि हम सबसे बेहतर रहे।
और एक मुसीबत ये भी है कि टेंडर्स प्रक्रिया में गड़बड़ करने के लिए लो टेंडर्स भी डाले जा रहे हैं, पूरे अधिकारी मुसीबत में ये थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सीमेंट और लोहे के, स्टील के भाव, सीमेंट के भाव, तमाम चीज़ों के भाव, डामल के भी भाव लगातार बढ़ रहे हैं। अब होता क्या है कि जब रोड वर्क हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना हो, कुछ भी हो, तो इसमें लगातार अभी 15 से लेके 20% और इससे भी कभी कभी ज़्यादा ब्रिज के लिए भी, पुल के लिए भी ब्लू टेंडर जाते हैं। तो मैं अधिकतर कहता हूँ अपने अधिकारियों से भी और कॉन्ट्रैक्टर से भी कि भाई तुम्हारे घर लोहा नहीं बनता, सरिया नहीं बनता, तुम्हारे घर सीमेंट नहीं बनता, तुम्हारा कुछ नहीं, तो फिर तो कहाँ से तुम इतने में ब्लो करके और काम करोगे? तुम एसओआर तो वही है। तो इस कारण से मैं कोशिश ही करता हूँ कि नॉन सीरियस लोग जो हैं वो हमारे कामों में नहीं आए। आज भी मैंने अधिकारियों की एक बैठक ली है अपने इंजीनियर्स की, चीफ इंजीनियर्स की, और मैंने उनसे कहा है कि सर्वे करो कौन काम ज़्यादा लंबे समय से रुके और किस कारण से रुके हैं। तो मैंने कहा एक ड्राफ्ट तैयार करो, एक पॉलिसी बनाओ कि जब वेरिएशन होता है भाव का बहुत बड़ी 10-15% हो तब चलता है, लेकिन जैसे स्टील है अब वो 40 से 80 पहुँच गया, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग वर्क है उसमें वो पुलों का काम है, ख़ासतौर से इसमें ज़्यादा लगता है, तो इसमें निश्चित रूप से रुकेगा, या तो काम रुकेगा या घटिया होगा, दो में से कुछ भी होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसी स्थिति में तो लास्ट की स्थिति में काम नहीं कर सकता। तो जहाँ तक संभावना होती है कि काम रुक जाता है, और रुक जाता है तो कोई संभावना तो है नहीं कि अब भाव पीछे आएंगे। तो फिर मैंने एक विधि के बनाने के बारे में भी विभाग के अधिकारियों से कहा है कि एक ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें यदि भाव में फ्लक्चुएशन कम होता है तो हम कम बिल बनाएं, ज़्यादा का होता है तो उसको हम ज़्यादा रेट के हिसाब से पैसा देंगे, ताकि काम नहीं रुके और सुचारू रूप से चलता रहे, हमारा काम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जितना विलम्ब होगा उतना ही ज़्यादा उसकी लागत बढ़ती जाएगी। तो ये सब बीजेपी अब पीढ़ी बदल के दौर में है। आप जैसे तजुर्बेकार, जैसे नेता, अनुभवी नेता, इनको लगता तो होगा कि ये क्या होने लगा। हालांकि ये एक पीढ़ी बदल आप लोगों ने ही किया था इसी पार्टी में। हमारा क्या होगा वाला भाव आता है सर? देखिए सर, जब मेरी उम्र 27-28 साल की रही होगी जब मैं पहली बार विधायक बना, और जब मैं विधायक बना उस समय बहुत कठिन परिस्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के उस समय सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, एक गुजरात से, एक आंध्र प्रदेश से, 2 सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता। उस समय हम जब 2 से शुरू हुए थे, अब 302 हैं। तो कुल मिला के यदि कोई ये कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में किसी लाभ की दृष्टि से या पद लाभ की दृष्टि से हूँ तो नहीं है। मैं सबसे जो एक प्रकार से पार्टी का बुरा समय था, जब हमारी कमज़ोर स्थिति थी, हम गांव जाते थे, लोग हमसे कहते थे काय को खड़े होगा, होना क्या है, अभी इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, हवा चल रही है उनके पक्ष में, आपको कोई वोट नहीं देगा। तो मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा हमारी उम्र क्या है, हम तो हारेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा जी। आप लोग साथ देंगे, समर्थन करेंगे, जीत जाएंगे, और यदि नहीं भी जीतेंगे तो हम वाकूवर तो देंगे नहीं कांग्रेस के लिए कि वो निर्विरोध चुनाव जीत जाए। लोगों ने मेरी बात को स्वीकार किया, उन्होंने कहा यार लड़का है, काम करेगा, ऐसा नहीं है। और उसी समय से मन में ये भाव है कि लोगों को हम निराश नहीं करना देंगे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब पार्टी के लिए बहुत कम वोट मिलते थे, हमारे झंडे लगाने के लिए तैयार नहीं, बैनर लगाने के लिए तैयार नहीं, गाड़ियों में किराया देने के लिए हमारे पास जीपे लेने के लिए नहीं, फ्यूल और डीजल भराने के लिए पैसे नहीं, उस समय लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, पार्टी ने विश्वास किया। हमारे ठाकरे जी थे, कुशाभाऊ जी ठाकरे, तो सागर जिले के 8 मैंडेट कोरे वो मुझको दे गए थे उस समय मुझको दे गए थे। ये 1985 के लग बात है। तो उन्होंने कहा कि मलैया जी के, महेंद्र मलैया जी थे, उनके हम बैठक हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम तो जो भी अच्छा उम्मीदवार हो उसके नाम भर लेना, लेकिन खड़े होना, हर हालत में खड़े होना, और सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पे अच्छे उम्मीदवार खोज के खड़े करना है, विजय चाहिए। तो मैंने उसमें, मुझे कहते हुए खुशी है कि 8 में से मैंने उस विपरीत समय में हम लोगों ने मिलकर 3 सीटें जीती थी। मैं था, हरनाम सिंह राठौड़ थे, सुधाकर राव बापट चुनाव जीते, कई सालों तक रही बढ़ती। हाँ, तो ये मतलब
उस वक्त की बात। आजकल तो लोग देखते हैं किस पार्टी का जलवा है, किस पार्टी में चल रहा है कि इसकी टिकट ले लो तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो लेकिन हम लोग हवाओं के विपरीत, धार के विपरीत ज़िंदगी भर चलते रहे बहुत लंबे समय। 22 साल तक अपोजिशन में रहा, कभी मैंने कोई चिंता नहीं की और न कभी 1% मैंने बचा रहा है। कई लोग कहते थे बीच में, अरे पता नहीं कब आएगी आपकी सरकार, कब आएगी। मैंने बिल्कुल नहीं आए। तो ज़िंदगी भर अपोजिशन में रहेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम तो वैचारिक रूप से पार्टी के साथ में हैं, ना कि हम किसी अवसरवाद का, ना किसी पद की लालच में। कभी मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारी सरकार आएगी, इतने लंबे समय तक चलेगी सारी बातें, और हमारा संगठन बढ़ता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, हमें नया नेतृत्व मिलेगा मोदी जी के, शिवराज जी के उसमें। तो मुझे कभी इतना पूर्वाभास उस समय नहीं था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। गोपाल भार्गव साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनसे बातचीत में काफ़ी सारी नई बातें मिली हैं। गोपाल भार्गव अपनी पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए समर्पित हैं और उत्साह के साथ अभी भी जुटे हुए हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।